हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखेंगे और उसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये वार्षिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न पत्र मतलब कि सैंपल पेपर है। इसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक बात बता देती हूँ मैं आपको कि जो आपका एग्जाम है 80 मार्क्स का होना है और 3 घंटे इसका समय है। यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे नहीं देख के सीधे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो खंड ए, हम कै की बात करते हैं। खंड कै के अंदर एक अपठित गद्यांश है जो कि 10 मार्क्स का है, जिसके अंदर 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे खंड कै के अंदर तो देखो फर्स्ट में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी तरह से सेकंड दिया गया है जिसके अंदर भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम फटाफट एक रीडिंग करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। कोरोना महामारी की पिछली लहरों के दौरान विश्व समुदाय अभिवादन के लिए नमस्ते करना नजर आ रहा था। योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता विश्व भर में बढ़ती जा रही है, सब में भारत निहित था। यह भारत की सॉफ्ट पावर के कुछ सबसे स्पष्ट उदाहरण है। भारत विश्व का एक ऐसा अनूठा देश है जिसकी सॉफ्ट पावर भारत की सभ्यगत विरासत और संस्कृति कौशल पर आधारित है। सॉफ्ट भारत के लिहाज में शक्तिशाली तो कई देश है, लेकिन उनमें से अधिकांश अपनी संस्कृति को पश्चिमीकृत करके या मिलता जुलता दिखाकर मित्रता गांठने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। इसके विपरीत भारत संस्कृति एकता और उसी से भरपूर विविधता वाला देश है। ऐसा लोकतांत्रिक देश जिसकी आकांक्षाओं से भरी हुई सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता से भरी हुई जीवन जनसंख्या है। इसकी अथाह संस्कृति गहराई है, आप तकनीकी क्षमता और संकट काल में विश्व की मदद करने के लिए जिसमें हजारों हाथ हैं। तो देखो बेसिकली क्या यहाँ पे योग के बारे में बताया गया है। हम साथ साथ में समझ लेते हैं कि योग को किस तरह से फेमस किया जाए, या जो इंडिया है वो योग को रखते हुए किस तरह से प्रसिद्ध हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। विश्व में भारत की छवि को एक ऐसे सौम्य देश है जो कि लोकतांत्रिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, स्थिरता, प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी बढ़ती भूमिका को लेकर पूरी तरह से निश्चित है। जो विश्व के संकट को विश्व का साझा संकट मानते हैं, जो सैन्य शक्ति है लेकिन स्वभाव से आक्रामक नहीं है, जिसकी बढ़ती सैन्य शक्ति को निकट और तमाम दूर देशों द्वारा खतरे के रूप में नहीं देखा जा सकता है, जो अपनी शाश्वतियों द्वारा पुरानी सभ्यता और आधुनिक विकास की कहानी के कारण आज भी दुनिया के सभी क्षेत्रों के लिए कौतुक और रुचि पैदा करता है। तो पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो 2 बार पैराग्राफ को रीड कीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपको फटाफट क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो क्या है, विश्व में भारत की छवि एक सौम्य देश की है। यह कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। ये पढ़कर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहा गया कि विश्व भारत की छवि एक सौम्य देश की छवि है। क्यों? इसका रीजन देखो तो सबसे पहले लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, स्थिरता, प्रतिस्पर्धा का समर्थक है, ये भी सही है। विश्व के संकट को विश्व का साझा संकट मानते हैं, ये बात भी सही है। जो सैन्य शक्ति लेकिन उसके स्वभाव में आक्रामक नहीं है, ये तीनों ही रीजन अभी हमने पढ़े थे, दिए गए थे। उसके बाद चौथा है हमारा देश वित्तीय प्रभुत्व वाला देश है। तो देखो यहाँ पे इस तरह की कोई लाइन नहीं दी गई, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो हम यहाँ पे देखो आगे विकल्प दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सही है, तो गए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो 3 लाइंस दी गई थी, उनमें से हमें तीनों ही सिलेक्ट किए हमने, फोर्थ जो है वो ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए आंसर आप ऊपर वाले में से नहीं देंगे, आंसर आप इस वाले जो विकल्प दिया गया है इनमें से आपको आंसर देना है। सेकंड देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। गद्यांश के अनुसार भारत का सॉफ्ट पावर किन क्षेत्रों में विश्व भर में बढ़ती जा रही है। गद्यांश के अनुसार भारत का सॉफ्ट पावर किन क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है, तो किन क्षेत्रों में योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता कहां बढ़ती जा रही है, योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गद्यांश के अनुसार भारतीय जनसंख्या किस क्षेत्र में अथाह गहराई में है, तो भारतीय की जो जनसंख्या है वो कहां पर है, संस्कृति में। ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेखक के अनुसार पुरानी सभ्यता और आधुनिक विकास की कहानी के कारण आज भी भारत में दुनिया के सभी क्षेत्रों के लिए क्या पैदा करता है, तो क्योंकि इसकी संस्कृति क्या प्रति लोगों में रुचि पैदा करती है, तो क्या आ जाएगा, कौतुक और रुचि। एकदम साफ साफ आपके पैराग्राफ में दिया गया है, क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। देखो क्या है, योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता विश्व भर में बढ़ती जा रही है, यह है कथन और इसका कारण है। योग और आयुर्वेद से मनुष्य स्वस्थ और प्रसन्नचित रहता है। देखो इसके अंदर किस तरह से करते हैं, आप क्योंकि लगा दीजिए। अगर दोनों शब्दों के दोनों जो सेंटेंस है उनके बीच में आप क्योंकि लगा देते हैं तो अगर वो एग्जैक्ट उसका कारण पता चलता है तो हम उसको सही मानते हैं। देखो क्या कहा गया, योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता विश्व भर में बढ़ती जा रही है, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि योग और आयुर्वेद से मनुष्य स्वस्थ और प्रसन्नचित रहता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट कथन भी सही हो जाएगा और दोनों ही कथन क्या हम कहेंगे, सही व्याख्या करता है। तो गए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही है, कथन ए सही है तथा उसका कारण
जो है वो सही व्याख्या करता है। तो ग आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी 5 क्वेश्चंस है। देखो क्या कहा गया है, देख कर बाधा विविध बहुत विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे मिले फूले फले। आज करना है जिसे उसे करते हैं, आज सोचते कहते जो कुछ कर दिखाते, मानते हैं कि सुनते हैं सदा सबकी, जो मदद करते हैं अपनी जगत में अपने आप की, भूल कर भी वो दूसरों का मुंह नहीं ताकते, कौन है ऐसा काम वे जिसे करने से नहीं घबराते। जब भी इस तरह का पैराग्राफ आ जाता है ना, तो एक डर सा लगता है कि क्या है, लेकिन आप उसे धीरे धीरे तसल्ली से पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा उसको सॉल्व करना। जो कभी अपने समय को यूं ही बताते नहीं, काम करने की जगह से वो बातें बनाते नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते नहीं, यत्न करे जो कभी जी चुराते नहीं, बात है वह कौन सी जो उन्हें नहीं उनके लिए, वे नमूना अपने आप बन जाते हैं औरों के लिए। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस कविता में केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो देखो फर्स्ट क्या है, हमारे भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। देखो ये उन्होंने सही कहा है, भाग्य का भरोसा करना अच्छी बात है नहीं, ये उन्होंने ये वाली बात इस पैराग्राफ में नहीं बताई है। भाग्य के भरोसे रहने से पछतावा होता है, ये वाली बात भी उन्होंने इस कथन में नहीं बताई है। भाग्यवान सदैव कर्म करके रास्ता निकालता है, तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे हम देखते हैं, तो भाग्यवान जो है सदैव कर्म करके रास्ता निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो फर्स्ट लाइन सही है कि हमें भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, और जो भाग्यवान है वो कर्म करके रास्ता निकालते हैं, वो मेहनत करके, तो घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है, काव्यांश में कैसे दिन को कैसा होने की बात की गई है, तो बुरे दिन को अच्छा होने की बात की गई है। क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। कविता में कवि आज का काम कब करने की बात कह रहा है, आज का काम आज करने की बात कवि है जो कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया है, कवि भूल कर भी क्या नहीं करने की बात कर रहा है, कवि भूल कर भी दूसरों का मुंह नहीं देखने की बात कर रहा है, भाई मेरा काम वो कर देगा, इस तरह कभी भी हमें नहीं करना है, ये कवि यहाँ पर कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा, चुनौतियों को स्वीकार करना ही मार्ग प्रशस्त करता है, कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करिए। तो देखो चुनौतियां मतलब संघर्ष से ही हमें क्या मिलती है, उपलब्धि मिलती है, ये लाइन यहाँ पे बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो चुनौतियां व्यक्ति को मजबूत बनाती है, हमारा देश संघर्षशील लोगों का देश है, संघर्ष से व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, संघर्ष से ही उपलब्धियां प्राप्त होती है। तो ये जो एग्जैक्ट लाइन, कथन को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो यहाँ पे देश के बारे में कोई बात नहीं की गई है, यहाँ पे चुनौतियां व्यक्ति को मजबूत बनाती है, मजबूती की बात भी नहीं की, मार्ग पर मतलब कि उपलब्धि दिलाती है। तो क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। थोड़े से कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, लेकिन इनको समझना है कि उस लाइन में क्या कहा गया है, संघर्ष से उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब इसके अथवा में दिया गया है, हर एक किरण तेरी संदेश वाहिका, पवन गीत तेरा गाता, तेरे चरणों को छूने ललायत हिमगिरी का माता, तुझसे ही सूर्य प्रकाशित आलोक सृष्टि में तेरा, संपूर्ण सृष्टि का रोम रोम चिरणी उपासक है तेरा, अगणित आकाश गंगाएं नदी नन्ही बूंदे तेरे आगे, तू आदि अंत में मुक्त काल अस्तित्वहीन तेरे आगे, हे जगत नियंता जगत पिता, हे व्याप्त तेरा कितना ईश्वर, तेरे चरणों में नतमस्तक कितनी धरती कितने अंबर। हमने रीड कर लिया, अब हम इसके क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया, इस कविता के केंद्रीय भाग को कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनिए। केंद्रीय भाग मतलब इस कविता का मेन उद्देश्य क्या कहा जा रहा है, इस कविता के अंदर वो लाइंस आई है जो यहाँ पे दी गई है, उसके बारे में हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया, वह आदि अंत से मुक्त, उससे ही सूर्य प्रकाशित होता, किरणें उसकी संदेश वाहिका, उसका उपासक हमेशा से ऋणी है। तो देखो सारी ही लाइन यहाँ पे क्या हो जाएंगी, सही है, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं इसके बीच में से आई हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो ख आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, काव्यांश के अनुसार किसका रोम रोम तेरा चिर ऋणी है, किसका रोम रोम, बड़ी सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का रोम रोम जो है वो क्या है, उसका ऋणी है। नेक्स्ट देखिए, काव्यांश के अनुसार उसके आगे क्या नन्ही बूंदे हैं, काव्यांश में क्या पढ़ा था हमने, आकाश गंगाएं, तो क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि आकाश गंगाएं क्या है, उसके आगे नन्ही बूंदे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया है, काव्यांश के अनुसार उसके चरणों को छूने कौन ललायित रहता है, काव्यांश के अनुसार कहा गया कि उसको छूने के लिए कौन ललायित रहता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि जो हिमगिरी है, हिमगिरी क्या कर रही है, उसको छूने के लिए क्या रहती है, तैयार रहती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हिमगिरी है आंसर इसका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा गया है, हर किरण संदेश वाहिका, पवन उसके गीत गाता, कथन पढ़कर सही का विकल्प कीजिए। तो कथन पढ़कर क्या कह रहे हैं कि वह सर्वशक्तिमान है,
वह सृष्टि का कर्ता धर्ता भरता है, वह भाईचारे का पालन नहीं करता है, प्रकृति भी उसकी वंदना करती है। तो देखो हर किरण संदेश वाहिका पवन उसके गीत गाता है। तो देखो वैसे अगर इसमें सीधा देखा जाए तो प्रकृति उसकी वंदना करती है, यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मतलब कि घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि ये भाईचारे का पालन करता है, ये लाइन सही नहीं है, बाकी तीनों लाइनें यहाँ पे सही है। तो हम फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ का आंसर क्लिक कर देंगे। अब है इसका सेकंड जो व्याकरण है उससे रिलेटेड है, तो आइए देखते हैं। बहुत ही इजी व्याकरण है। यहाँ पे 16 मार्क्स का आपका खंड ख है, जिसके अंदर 4-4 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फर्स्ट देखिए क्या है, प्रस्थान शब्द में उपसर्ग है। तो प्रस्थान में देखो प्र प्लस स्थान, तो क्या बन गया, ये मूल शब्द होता है, ये उपसर्ग होता है। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो मूल शब्द से पहले लगता है, और जो मूल शब्द के बाद लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखो क्या कहा गया, अधि उपसर्ग का शब्द है। तो अधि उपसर्ग का शब्द हो जाएगा, यहाँ पे अधिगम दिया गया है, तो अधिगम क्या हो जाएगा, उपसर्ग। तो क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। थर्ड देखो सजावट में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो सजावट में हो जाएगा देखो आवट। आवट क्या है, एक प्रत्यय है, तो सज प्लस आवट क्या बन जाएगा, सजावट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। आगे के जो क्वेश्चंस हैं जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, आपको कोई अलंकार या वहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आप वहाँ से देखिए और उनको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में है, जिससे कि आपको पेपर करना थोड़ा आसान हो जाए और समझ में भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्य में प्रत्यय और मूल शब्द में सही विकल्प चुनिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सही, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं उनमें सही हमको देखना है। तो देखो पहले देखो प्रकाशित, ये सही है। उसके बाद भावुकता, ये भी सही है। मानवीय, देखो इससे क्या बन जाएगा, मानवीय, इस तरह से मानवीय बन जाएगा। यहाँ पे हम देखें प्रकाशित हो जाएगा, और उसके भावुकता, ये तीनों सही आएंगे। लेकिन शासकीय ये सही नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन जिसमें सेकंड नहीं हो। तो घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही है। तो घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, फर्स्ट एंड सेकंड को सुनिश्चित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे फर्स्ट में हमें दिया गया है, उसके बाद में हमें उनको अलग अलग करके दिया गया है वो शब्द, जैसे कि अनुमान। तो यहाँ पे देखो अनुमान, हम यहाँ से करते हैं, ये हो जाएगा अनुमान। ठीक है, उसके बाद प्रभाव, तो ये हो जाएगा प्रभाव, और स्वदेश, स्व प्लस देश, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं कि फर्स्ट में थर्ड कहाँ पर है। तो देखो फर्स्ट के अंदर थर्ड, यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका मैंने भी आपको मैच करके दिखाया था। तो देखो यहाँ पे थर्ड, फिर फर्स्ट एंड सेकंड, ये आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक सेकंड हम चेक करें। ठीक है, बिल्कुल घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, जिसके अंदर 4 क्वेश्चन, 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से 4 प्रश्न आपको करने हैं। 5 दिए गए हैं जिसमें से 4 करने हैं, मैं आपको 5 ही करवा दूंगी। तो देखो क्या कहा गया है, फर्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे मैचिंग करनी है। तो देखो कॉलम ए और बी के साथ में, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर हमें समास दिया गया है कौन सा, देखो महात्मा। महात्मा में कर्मधारय समास है, महात्मा में कैसा समास है, कर्मधारय। माता पिता, माता देखो यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। माता पिता, देखो माता पिता में क्या है कि दोनों, जब भी किसी के बीच में इस तरह की लाइन आई या तथा आ जाए, माता और पिता इस तरह से आ जाए, तो देखो एक द्वंद हो रहा है ना। द्वंद का मतलब है कंफ्यूजन, माता या पिता, या इस तरह से दिन और रात, है ना, दिन रात आ जाए, तो ऐसे क्या होते हैं, द्वंद समास। द्वंद का मतलब कि कंफ्यूजन, तो इससे आपको याद रहेगा। तो माता और पिता में यहाँ पे द्वंद आ जाएगा। और चतुर्भुज, जहाँ पे संख्या आ जाती है, जैसे चतुर्भुज, 4 भुज जिसके ना, तो वो होता है द्विगु समास। देखो द्वि से 2 बना, शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, चतुर्भुज 4 से क्या बना, संख्या बनी, और द्वि से 2 संख्या बनी, तो ये हो जाएगा सेम समास। और जहां पे कंफ्यूजन आए उसे द्वंद कहेंगे। द्वंद मतलब जिसके माता पिता सेम सेम से और दोनों एक दूसरे के या तो अपोजिट हो सकते हैं या उनका लिंक चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट में, तो ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। फर्स्ट में क्या है, कर्मधारय, उसके बाद में है द्वंद समास, और चतुर्भुज में क्या है, द्विगु समास। उसके बाद देखो क्या है, लंबोदर समस्त पद का सही विग्रह क्या होगा। लंबोदर का सही क्या होगा, लंबा है उधर जिसका, यहाँ पे जिसका नहीं लिखा गया। तो ये क्या होता है, जब भी लंबोदर इस तरह से होता है, जब भी इस तरह का होता है, वो क्या समास होता है, वो बहुव्रीहि समास होता है। तो ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। लंबा है उधर जिसका, उधर का मतलब होता है कि पेट, और लंबा है मतलब, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, गणेश जी की बात हो रही है। और जब भी कहीं भगवान जी की बात होती है, तो वो जो समास है वो बहुव्रीहि समास के अंदर आते हैं। 9 रत्नों का समूह है, तो 9 रत्नों का समूह, ये तो बहुत ही आसान है, नवरत्न। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष में क्या होता है, कर्ता का जो लोप होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, प्रदान, ये आपको याद है। कर्ता जो कारक आप लोगों को याद है इसके अंदर, जिसके अंदर कारक का लोप होता है या कारक जिसके अंदर आता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। तो कर्ता ने करण से, तो यहाँ पे ख आंसर, अकाल से पीड़ित। तो
जो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ख। अब देखिए, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके शंकर जी में समास विग्रह किस समास का उदाहरण? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब भी कोई भगवान से रिलेटेड बात होती है तो उसमें मोस्टली क्या होता है, मोस्टली हम ये कहते हैं कि बहुब्रीहि समास होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बहुब्रीहि समास। घ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है फिफ्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखो, सबसे पहले क्या कहा गया है, यहाँ पे आपको वाक्य बताने हैं कि वाक्य भेद बताने हैं। 5 दिए हैं जिनमें से 4 करना है, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे कोरोना अभी गया नहीं है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य है? कोरोना अभी गया नहीं है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पे देखो, जब भी नहीं आ जाता है किसी सेंटेंस में तो वो निषेधवाचक, नहीं से निषेधवाचक। तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड, भारत विविधता में एकता वाला देश है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कैसा होगा? तो देखो, जब भी कोई एक स्टेटमेंट दी जाती है, कोई एक सीधी सी बात बताई जाती है, तो हम कहते हैं ना विधानवाचक, उसको क्या कहेंगे, विधानवाचक। मतलब एक स्टेटमेंट बोली गई है, एक सीधी सी लाइन बोली गई है, तो उसे क्या कहेंगे, विधानवाचक। क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो विधानवाचक वो हो जाएगा जिसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट दी गई, एक सीधी सी लाइन दी गई हो, जो मतलब पावरफुल लाइन दी गई, उसे हम विधानवाचक कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, प्रश्नवाचक। तो ये आप लोगों को सबको ही पता होगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रश्नवाचक, लास्ट में उसके प्रश्नवाचक जरूर होगा। तो सीधा सा देखिए प्रश्नवाचक कौन सा है, तो नैमिषारण्य किस राज्य में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मैं लिखता हूं वाक्य का प्रश्नवाचक सही रूपांतरण। वही बात है, सीधा सा क्वेश्चन है, क्या मैं लिखता हूं, यहाँ पे एक ही दिया गया, तो ये आंसर, गया आंसर यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस करिए। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत अच्छे से आप नंबर ला सकते हैं। आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा, आज्ञावाचक क्या होता है, जिसमें परमिशन दी जाती है, उसमें कहा जाता है कि तुम ये काम कर लो। तो देखो यहाँ पे ये तीनों ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये नहीं होगा, सीधा ही तुम खेलने जाओ, सीधा ही। क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या तुम जाना चाहते हो, तुम क्यों जाना चाहते हो, तुम कहां जाना चाहते हो, तीनों ही प्रश्नवाचक हैं, जबकि यहाँ पे क्या कहा गया है, आज्ञावाचक। तो ये साफ साफ क्लियर हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर अलंकार पूछे गए हैं कि अलंकार आप लोगों को बताने हैं। अलंकार की जब बात करते हैं तो अलंकार हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले कहा गया है कि रूपक अलंकार। तो देखो क्या कहा गया, रूपक अलंकार पूछा गया। रूपक अलंकार में देखो क्या होता है कि उसके जैसे मतलब रूपक मतलब सेम रूप सी बात होती है, जहां पर दोनों का रूप समान है, लेकिन कहीं से सा इस तरह से कोई शब्द नहीं आते, जैसे कि आए महत वसंत। तो घ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो, काली घटा का घमंड, ये यमक हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहा गया है, काली घटा का घमंड यमक हो जाएगा, लेकिन उन्होंने क्या पूछा, रूपक अलंकार। तो रूपक में आए वसंत, महत वसंत, मतलब महत जैसे वसंत आई है, तो देखो दोनों की बराबरी कर रहे हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, रूपक अलंकार। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, यमक अलंकार का आपको सही उदाहरण देना है। तो यमक अलंकार में देखो क्या होता है, यमक अलंकार में एक ही शब्दों की बार बार में क्या होती है, पूर्णावृत्ति। एक ही शब्द क्या आता है, बार बार में आता है। देखो यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, एक शब्द जो है ना वो बार बार में आता है, लेकिन दोनों ही शब्दों का मीनिंग क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा, पहले यहाँ पे बादलों की जो घटा होती है उसके बारे में कहा गया है, और घमंड घटा मतलब कि उसका जो घमंड है कम हो गया, यहां से हो गया। तो दोनों ही शब्द घटा घटा आए हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग है, तो ये यमक अलंकार इसको कहते हैं। उसके बाद है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में दो की तुलना की जाती है, ध्यान रखेंगे, उपमा अलंकार में क्या की जाती है, दो की तुलना की जाती है। तो यहाँ पे देखो मसक समान, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखो उपमा अलंकार में, जैसे मैं एक बार फिर बताती हूँ कि तुलना की जाती है। जैसे कि देखो, फूल के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास है, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग बातें की गई है। मैया मैं तो चंद्र खिलौनो लियो, मैंने तो चंद्र चांद का खिलौना लिया है। संसार की समरस्थली में धीरता धरण धरो, इसमें भी नहीं। तो यहाँ पे ख में देखो, मसक समान रूपी कपि धरी। तो मसक के समान रूप जो है उसने धर लिया, मतलब उसने रूप ले लिया है। तो यहाँ पे से, समान, इस तरह के शब्द आते हैं। तो यहाँ पे ख आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड में सही हो जाएगा। फोर्थ देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या कहा गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अब देखो क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का एक बहुत ही इजी एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। जहां पे मनु, महू, महू या जो, तो इस तरह से आए तो वो क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, लट लटकानी मनु। देखो मनु आ गया ना, जहां पे मनु आ जाए या इसके मानो आ जाए, मनहू, जानो, जनहू, ज्यो त्यों, इस तरह से आ जाते हैं, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। तो लट लटकानी मनु मत मधुपगम मादप मधुपी पिए, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे मैं की पूर्णावती है, लेकिन मनु के कारण ये क्या हो जाता है, मनु के कारण ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कहा गया है, जहां दो शब्द आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहां शब्द
के एक से अधिक आवृत्ति हो तथा वहां शब्द में एक से अधिक आकृति हो तो वह कौन सा अलंकार होगा। तो जब भी क्या हो, एक शब्द दो बार आए और दोनों का अलग अलग मीनिंग हो तो वो कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। तो क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये थी व्याकरण। अब हम आपके जो चैप्टर है, खंड जो यहाँ पे आ रहा है, देखो पाठ्य पुस्तक में 14 नंबर का है यहाँ पे। अब आपकी पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ज्यादा रीड नहीं करेंगे। टोपी 8 आने इसमें मिल जाती है, जूते ये उस वाले चैप्टर से लिया गया, आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। जूते और टोपी वाला एक चैप्टर है, हल्का सा रीड कर लेते हैं, ज्यादा नहीं टाइम लगाएंगे इसके अंदर। कि टोपी 8 आने में मिल जाती है लेकिन जूता 5 रुपए से भी कम आता था। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है। एक जूता पर 2500 टोपियां न्यौछावर है। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे, यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से कभी नहीं छुई। मतलब इस चैप्टर से, जूते से रिलेटेड जो चैप्टर है वो है। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया, गद्यांश के अनुसार जूता हमेशा किससे कीमती रहा है। तो अभी हमने पढ़ा है किससे कीमती रहा है, टोपी से। तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, लेखक के अनुसार एक जूते पर कितनी टोपियां न्यौछावर है। तो अभी हमने पढ़ा 2500 टोपियां, तो घ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। लेखक के अनुसार फोटो में किसका जूता फटा है, लेखक के अनुसार फोटो में किसका जूता फटा हुआ है, प्रेमचंद का। तो क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या कहा गया, इस गद्यांश में यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया, आपको इजीली पता चल जाएगा, प्रेमचंद के फटे जूते। क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में गद्यांश के अनुसार टोपी की कीमत कितनी बताई गई है। कितनी, शुरू की फर्स्ट लाइन में कहा गया 8, कितने आने, 8 आने। तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं सेकंड 8 क्वेश्चन। देखो 8 क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। देखो ये भी आपके जो बुक है उसमें से लिया गया है। देखो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कि महादेवी वर्मा का काव्य प्रतियोगिता में पुरस्कार क्या मिला था। महादेवी वर्मा को जो काव्य प्रतियोगिता हुई थी उसमें क्या पुरस्कार मिला था, चांदी का कटोरा। है आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चैप्टर जो क्वेश्चन है सेकंड, ल्हासा की और पाठ में लेखक की घोड़े की दशा क्या थी। तो घोड़े क्या थे, बहुत ही धीरे धीरे चल रहे थे। चैप्टर आपने पढ़ा है, क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में फिर आपके जो चैप्टर से है वहां से कुछ लाइंस दी गई हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे थे, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे थे, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। तो इसे सवाल की तरह, हम क्यों काम पर बच्चे जा रहे हैं, मतलब जब ये चैप्टर उससे रिलेटेड, जब बच्चे काम पर जा रहे हैं ना, तो उससे रिलेटेड है पूरा, हमने इसको रीड कर लिया है। अब इसके क्वेश्चन से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहा गया, कैसी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे थे। कैसी सड़क थी, कोहरे से ढकी सड़क पर। तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति क्या है, कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्या आंसर। नेक्स्ट देखिए थर्ड में, काव्यांश के अनुसार रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया है, दीमकों ने। क्योंकि बच्चे तो पढ़ नहीं रहे हैं तो किसने खा लिया है, दीमकों ने खा लिया है। काव्यांश के अनुसार किससे ढह गई मदरसों की दीवारें, किससे ढह गई, भूकंप से। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ग आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, इस पद्यांश के रचयिता कौन है। तो इसके कवि हैं राजेश जोशी। ग आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में विकल्पी क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, आपको कैदी और कोकिला, इसका फर्स्ट, कैदी और कोकिला में कविता में गहना किसको कहा गया। तो कैदी और कोकिला में हथकड़ियों को क्या कहा गया है, गहना कहा गया है। तो ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब सेकंड देखिए, ग्राम श्री कविता के रचयिता का नाम बताइए। तो ग्राम श्री जो कविता है उसके रचयिता हैं, तो इसके कविता है कविता के रचयिता है सुमित्रा नंदन पत। ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इसके आगे के क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम करते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो खंड ख है वर्णात्मक प्रश्न हमें स्टार्ट कर देते। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 11, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में आपको देने हैं। यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से 3 प्रश्न आपको करने हैं, लेकिन हम यहाँ पे चारों ही प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1, मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। लेखिका
कि उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि न होने के कारण वह उसे नहीं सीख पाई। इसीलिए रेखा को बचपन में उर्दू पढ़ाने के लिए जब मौलवी रखा गया, जब वह घर आए तो लेखिका चारपाई के नीचे छिप गई थी। तो देखो, आप हमें यहाँ पे 30-40 शब्दों में लिखना है। अगर आप इतना भी लिख देते हैं कि लेखिका उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि न होने के कारण वो उसे नहीं सीख पाई, तो भी चल जाएगा। और अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आप ये भी लिख दीजिए कि मौलवी रखा था, लेकिन जब वो पढ़ाने आते थे, जब घर के आते थे, तो लेखिका चारपाई के नीचे छिप जाती थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा गया है। ख, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को समझाइए। ये देखो, हीरा का जो ये कथन था कि इस लेखिक जो लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, प्रेमचंद्र के आपको दृष्टिकोण बताना है कि वो एक्चुअल में क्या सोच रहे थे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखो क्या कहा गया है। हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उन्हें शारीरिक यातनाएं भी दी जाती है। तो क्या व्यक्त होता है इससे कि जो महिलाओं के साथ या स्त्रियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, वो व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता। दुर्व्यवहार का मतलब है कि अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती है, घरेलू हिंसा होती है उन लोगों के साथ में। तो इसके बारे में जो है प्रेमचंद जी है वो बताना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कहा गया। लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गए थे, किस कारण बिछड़ गए थे। लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया। तो देखिए क्या आंसर होगा। रंगकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थक कर धीमा चलने लगा था। उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, इसीलिए वे अपने साथियों से बिछड़ गया। यहां तक भी लिख सकते हैं, अकेले में रास्ता भूल गया। वे रास्ता भटक कर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए थे और वहां से उन्हें वापस आना पड़ा। तो रास्ता क्यों भूल गया? क्योंकि जो उनका घोड़ा था वो थक कर धीरे चलने लगा, और जब धीरे चलने लगा, क्योंकि उनका घोड़ा थोड़ा सा आलसी था, सुस्त था, वो धीरे चल रहा था, जिससे कि वो अपने बाकी साथियों से क्या हुए थे, पिछड़ गए थे। और पिछड़ने के कारण क्या हुआ, जब अकेले रह गए तो वो अपना रास्ता भूल गए। रास्ता भूलकर वो क्या हुए, 1-1.5 किलोमीटर गलत रास्ते पे चले गए, जिसकी वजह से उन्हें वापस आना पड़ा। इसीलिए क्या हुआ गया था, वो मार्ग भूल गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। किस घटना ने सालिम अली के जीवन को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? ऐसी कौन सी घटना थी जो सालिम अली के जीवन को ही बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? जब ये आप चैप्टर रीड करते हो तो आपको सारी स्टोरी समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आइए देखते हैं, मैंने यहाँ चारों ही क्वेश्चन करवा दिए हैं, इनमें से 3 आपको करने हैं। तो आइए देखते हैं इनका आंसर। देखिए क्या कहा गया है। एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन आता है। तो क्या कहा कि सालिम अली की एयर गन से एक गोरैया, एक चिड़िया क्या हुई थी, घायल होकर गिर गई थी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। अब यहाँ तक भी लिख सकते हैं आगे। वे गोरैया के देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। मतलब उनको किस तरह उसकी केयर की जाए, उसकी सुरक्षा की जाए, इसी खोजबीन में जुट गए। और उसके बाद उन्हें पूरे पक्षी संसार की ओर उनका ध्यान, रुचि है जो पक्षी संसार की तरफ जुड़ गए, इसलिए वो पक्षी प्रेमी भी बन गए। क्या हुआ, देखो समझ में आया, एकदम समझ लो ना स्टोरी। क्या हुआ, एयर गन जब चला रहे थे बच्चे, जो खेलते हैं ना, उससे क्या हुआ, जो गोरैया थी, चिड़िया उड़ रही थी, वो घायल हो गई। इसी से उनकी जो दिशा है, जो सोच है, वो बदल गई और वो पक्षी प्रेमी बन गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित पाठ के आधार पर 4 प्रश्नों के उत्तर, 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे भी 25 से 30 शब्दों में है और 6 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कामकाजी बच्चों के साथ कार्यस्थल पर कैसा व्यवहार किया जाता है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो देखो क्या आंसर है इसका। काम करने वाले बच्चों के साथ कारखानों में, कार्यस्थल पर अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। उन्हें बात बात पर, जरा सी गलती पर डांटा फटकारा जाता है, मारा पीटा जाता है। अनजाने में हुए नुकसान के दंड स्वरूप उनकी मजदूरी भी काट ली जाती है। तो देखो बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होता, क्योंकि बच्चे हैं, अपने हक के लिए बोल नहीं पाते। तो अगर छोटी छोटी गलती करते हैं तो उनको डांट फटकारा जाता है, मारा पीटा जाता है, और दंड के स्वरूप उनको जो मजदूरी मिलती है वो भी काट ली जाती है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। ख, किसके शासन की तुलना में तम के प्रभाव से की गई है? किसके शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? कैदी और कोकिला पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तम का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अंधकार, अंधेरा। तम का मतलब क्या होता है? अंधकार और अंधेरा। तो किसके शासन की तुलना तम या अंधकार से प्रभावित हुई है या प्रभाव से की गई है, क्यों? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए क्या आंसर होगा। अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने अंधकार के प्रभाव से किया है या तम के प्रभाव से किया? तो पहले तो किसके तुलना की है? अंग्रेजी शासन की, क्योंकि अंग्रेजी सरकार की कार्यप्रणाली अंधकार की तरह ही काली है।
यहाँ अन्याय अंधकार का प्रतीक है, क्योंकि अंग्रेजों की शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। तो देखो सीधे सीधे शब्दों में अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले लिख सकते हैं कि अंग्रेजों की शासन प्रणाली जो थी कवि ने उसे तम के प्रभाव से की है, क्योंकि जो उनकी अंग्रेजों की सरकार की कार्य प्रणाली थी वो एक अंधकार में थी। उस वहाँ बिल्कुल अन्याय ही, देखो धीरे में क्या होता है, गिर जाते हैं, एक तरह से अन्याय होता है ना, तो उसी तरह से क्या किया जा रहा है कि वहाँ पे सिर्फ अन्याय ही अन्याय था, गलत बातों को ही सहमति मिलती थी, इसीलिए वो क्या थी, अंधकार में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, रस खान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, सवैये के आधार पर उत्तर दीजिए। तो रस खान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम को किस प्रकार व्यक्त करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों के निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। तो देखिए किस तरह से इसका आंसर लिखेंगे, रस खान श्री कृष्ण के प्रति अगाध आस्था और लगाव रखते थे। वे अपने आराध्य से जुड़ी हर वस्तु से प्रेम करते थे। इन वस्तुओं को पाने के लिए वे अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार थे। वे लकुटी कंबल के बदले तीनों लोकों का राज्य, उनकी गायें चराने के बदले 8 सिंधियों और 9 सिंधी निधियों का सुख छोड़ने को तैयार थे। तो रस खान इतना प्रेम करते थे श्री कृष्ण से कि वो उनकी सेवा के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनसे पूजा करने के लिए वो सब कुछ न्यौछावर कर सकते थे। देखो वो उनकी लुकटी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राज्य, उनकी गायें चराने के लिए, गायें चराने के बदले 8 सिंधिया और 9 निधियों का सुख भी वो छोड़ना चाहते थे। मतलब वो इतना अनन्य प्रेम, मतलब गहरा प्यार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ, मेघ आए पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो मेघ रूपी जब मेहमान आए तो वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए किस तरह से आप लिखेंगे, मेघ रूपी मेहमान के आने से हवा के तेज बहाव के कारण आंधी चलने लगी, जिससे दरवाजे खिड़कियां खुलने लगते हैं, पेड़ अपने संतुलन खो देते हैं, कभी उड़ते हैं तो कभी झुक जाते हैं। नदी और तालाब में पानी उथल पुथल होने लगती है, नदी के तालाब पानी में उथल पुथल होने लगती है। पीपल का पुराना पेड़ भी झुक जाता है और अंत में आसमान में बिजली कड़कने के साथ साथ वर्षा होने लगती है। तो मेघ का मतलब ये कि जब बारिश होने वाली होती है तब क्या होता है, तो देखो क्या होती है, बहुत तेज हवा चलती है, दरवाजे खिड़कियां खुलने, मतलब कुछ अगर आपको चैप्टर का थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आप आंसर इजीली कर सकते हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगती है, पेड़ का संतुलन हो जाता है कि हवा से कभी झुक रहे हैं कभी उठ रहे हैं। जो समुद्र और नदी के अंदर पानी है वो क्या है, उसमें हवा के कारण क्या है, उसमें भी उथल पुथल होने लगती है। पीपल का पुराना पेड़ भी क्या है, झुकने लग जाता है। और आसमान में क्या होता है, बिजली कड़कती है और उसके बाद में वर्षा होने लग जाती है। अब यहाँ पे हमारा खंड जो 12 क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो 13 क्वेश्चन है यहाँ पर, पूरक पाठ्य पुस्तकों के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको 50 से 60 शब्दों के अंदर 2 प्रश्नों के 3 प्रश्न दिए गए, 2 प्रश्नों के, और 4 नंबर का जो है 1 प्रश्न है। क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते थे और राम स्वरूप अपनी बेटी की उस शिक्षा को छुपाते थे। क्या आप मानते हैं कि दोनों समान रूप से अपराधी है? रीढ़ की हड्डी के पाठ के आधार पर आपको उत्तर देना है। तो देखो गोपाल दास क्या कर रहे हैं, विवाह को बिजनेस मान रहे हैं, जबकि राम स्वरूप क्या कर रहे हैं, अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छुपा रहे हैं। तो जहां तक हमें लगता है दोनों ही अपराधी हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर किस तरह से हम लिखेंगे। दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद जी ने अपने विवाह बिजनेस की तरह किया है, मतलब उन्होंने क्या किया, विवाह को क्या मानते हैं, वो बिजनेस मानते हैं। विवाह की पवित्रता और उसका मूल्य उनके लिए सौदे से कम नहीं था। वह अपने बेटे का विवाह कराकर ऐसी पुत्रवधू लाना चाहते थे जो उनके इशारों पर चले। तो वो क्या कह रहे हैं, देखो कि ऐसी पुत्रवधू चाहते थे जो उनके इशारों पर चले, और उनके लिए ये क्या है, एक सौदा है। दूसरी तरफ राम स्वरूप जी अपनी पुत्री को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाते हैं। उन्हें इस बात पर गर्व भी है, परंतु उसके विवाह के लिए उसकी शिक्षा को छुपाने की कोशिश करते हैं। माना इन सब में उसकी मजबूरी है, परंतु ये तर्कसंगत नहीं लगता। घर में ऐसी शिक्षित लड़की का हाथ सौंपने को तैयार हो जाते हैं जहां उनकी पुत्री और उनकी शिक्षा का कोई मोल न हो। इस तरह स्वयं समाज को बदलना और बाद में स्वार्थ, हित और मजबूरी से उनकी संकीर्णता में शामिल होना, ये देखो 2 बार लिखा गया, शामिल होना और उस पर झूठ बोलना गलत बात है। देखो क्या, वो पढ़ा तो रहे हैं, उसको अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन वो इस बात से डर भी रहे हैं, इसे छुपा भी रहे हैं। तो देखो कहीं ना कहीं समाज को हमने क्या कर रखा है, कुछ बाउंडेशन हमें जो पहले की रूढ़िवादिता थी उसी को अभी तक अपनाते आ रहे हैं, चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो गए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो गोपाल दास जी और राम स्वरूप जी दोनों ही क्या है, गलत है। आइए करते हैं इसको थोड़ा सा और चेंज करके आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर बताइए कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों।
तो कौन सा चैप्टर इस जल प्रलय का जो चैप्टर है उसमें से आपको मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों, इसके बारे में बताना। तो देखिए क्या आंसर है यहाँ पर, बाढ़ के निरंतर बढ़ते हुए जल स्तर को मृत्यु का तरल दूत कहा गया। क्योंकि बाढ़ आ रही है तो बाढ़ का पानी उफान के साथ में आता है, उसे क्या कहा जाता है, मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बढ़ते हुए जल में अपनी भयानकता का संकेत दे दिया था। बाढ़ के इस आगे और बढ़ते हुए जल ने न जाने कितने प्राणियों को उजाड़ दिया था, बहा दिया था, उन्हें बेघर कर मौत की नींद सुला दिया था। तो देखो बाढ़ का जो पानी होता है बहुत तेज बहाव के साथ में होता है और जो उस पानी की चपेट में आता है वो सबको बहा ले जाता है, इसीलिए उसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गैप लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही, मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो जो लेखिका की नानी की आज़ादी में किस तरह की पार्टिसिपेशन रही थी उसके बारे में बताना है। तो एक्चुअली डायरेक्ट पार्टिसिपेशन तो नहीं थी, उन्होंने कोई सीधा तो कोई ऐसे आंदोलन नहीं किया था, लेकिन इसके लिए उन्होंने क्या प्रयास किया उसके बारे में बताना है। तो देखिए क्या आंसर होगा, वह प्रत्यक्ष रूप से ही भले कोई आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं ले पाई हो, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से सदैव इस लड़ाई में सम्मिलित रही। इसका मुख्य उदाहरण यही था कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेवारी अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र को दी। वह अपना दामाद एक आज़ादी का सिपाही चाहती थी, न कि कोई अंग्रेजों की चटुकारी करने वाला। मतलब देखो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तो कोई भाग नहीं लिया, लेकिन वो दिल से हमेशा इस लड़ाई में आंदोलन में भाग लेना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री की जो शादी है उसका जिम्मेवारी स्वतंत्रता सेनानी मित्र को दी और कहा कि वो एक ऐसे इंसान को चुने जो क्या हो, एक सिपाही हो, देश के लिए लड़े, ना कि वो कोई अंग्रेजों की गुलामी करे। ऐसा उसे नहीं चाहिए था, उसे एक सिपाही चाहिए था। तो यही बात प्रूव करती है कि वो कितना उसके अंदर देश प्रेम की भावना थी। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया, संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको क्या बनाना है, यहाँ पे निबंध लिखने हैं, विषय पे अनुच्छेद लिखना है। तो 3 टॉपिक दिए गए हैं यहाँ पे, फर्स्ट है गुरु शिष्य परंपरा, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण और तीसरा है विज्ञान के चमत्कार। तो ये आपको इजीली जब आप नेट पे सर्च करेंगे मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको वहां से सॉल्व करवा दूंगी। अब इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो हम कर लेंगे। पर्यावरण प्रदूषण तो बहुत ही आसान है, विज्ञान के चमत्कार भी आसान है, गुरु शिष्य परंपरा ये भी आसान है, देखो यहाँ पे हिंट भी दिया गया है तो इजीली हो जाएगा। अब हम इसके आगे का क्वेश्चंस करते हैं जहां पे शायद आपको ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो जाए। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में 2 ऑप्शन है अथवा दिया गया है। देखो क्या, उन तीनों निबंध में से एक लिखना है आपको। आप रजत या रजनी हैं, आपके क्षेत्र में जगह जगह कूड़े या गंदगी का ढेर लगा हुआ है जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसकी सूचना देते हुए प्राप्त कदम उठाने हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को 100 शब्दों में पत्र लिखना है, 5 नंबर का है। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे हम, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, नगर निगम नई दिल्ली, दिनांक 4/3, जो उस दिन एग्जाम की डेट होगी वो आप लिखेंगे, मोहल्ले में सफाई के विषय में। उसके बाद महोदय, देखो क्या लिखा गया है, हम यहाँ से देखते हैं। सविनय निवेदन है कि मैं चंद्र विहार में रहता हूँ और बहुत ही दुख और चिंता के साथ ये कहना पड़ता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में चारों ओर गंदगी बुरी और बदहाली से फैला हुआ है। इस वजह हम सबका जीना मुश्किल हो गया है। मोहल्ले में कचरे का डिब्बा न होने के कारण लोग घर के सामने कचरे के ढेर लगा रहे हैं। चारों ओर गंदगी के कारण पूरे मोहल्ले में मक्खी और मच्छरों ने घर बना दिया है, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैल रही है। आपसे मेरी विनती है कि हमारे मोहल्ले में जल्दी से जल्दी सफाई करवाने की व्यवस्था करें, इससे हम सब स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। अगर आप लड़की है तो रजनी, अगर आप मेल हैं तो आप लिख देंगे रजत। तो इसका एक स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको एक इसका छोटा साइज में आपको दिखा देती हूँ जिससे आप एक स्क्रीनशॉट ले सके। तो देखो अगर आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसके अंदर पूरा पैटर्न दिया गया है। नीचे सिर्फ रजत और रजनी लिखना है, पहले अच्छे से समझा दिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए, और एक स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अथवा में दिया गया, इन दोनों में से आपको एक करना है। आप संजय या संजना हैं। योग जीवन के लिए परम आवश्यक है। जीवन में योग के महत्व को बताते हुए अपने छोटे भाई को अपनाने के लिए 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए कि वो योग को अपनाए। इससे रिगार्डिंग आपको एक पत्र लिखना है अपने छोटे भाई को। आप संजय या संजना हैं। तो आइए, ये भी 5 नंबर का है, इन दोनों में से एक करना है। तो आइए करते हैं सॉल्व। तो देखिए जब भी हम पत्र लिखते हैं, अगर कोई घरेलू पत्र होता है, अनौपचारिक पत्र है इसमें, तो सबसे पहले हमने एड्रेस लिख दिया B25 डिवाइडेड बाय 5, ज्वालापुरी नांगलोई नई दिल्ली। उसके बाद में हमने यहाँ लिख दिया और उसके बाद दिनांक लिख दिया। अब आपके भाई का जो भी नाम होगा आप यहाँ पे, क्योंकि वहाँ मेंशन नहीं किया गया तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, देखो, प्रिय राघव, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ। आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ पर अच्छे होगे। मुझे कल ही तुम्हारा पत्र मिला जिसमें तुमने लिखा था कि तुम्हारे शरीर में बहुत दर्द रहता है जो दवाइयों खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है।
मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि यदि तुम योग करोगे तो तुम्हारे शरीर में दर्द कुछ समय में ही ठीक हो जाएगा, तुम पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाओगे। योग का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। योग बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक करने में सफल रहा है। तो मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम रोजाना योगा करो और अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाओ। उसके बाद में तुम्हारा भाई संजय या संजना, आप यहाँ पे संजना भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो अगर लड़की हो तो आप संजना लिख दीजिएगा। तो इस तरह में कुछ भी ऐड कर दो, थोड़ा हटा भी दो, थोड़ा कम भी कर दो, थोड़ा ऐड भी कर दो, तो इस तरह से आप पत्र लिख सकते हैं। अगर आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि क्या हो जाएगा, आपको जब रिवाइज करोगे तो इजी हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है। पहला सुख निरोगी काया नियमित व्यायाम करने की आदतों पर ही निर्भर है। इस विषय पे 100 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। क्या कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया नियमित व्यायाम करने की आदतों पर ही निर्भर है। इस पर 100 शब्दों में आपको अपने एक लघु कथा लिखनी है। तो लघु कथा में कुछ भी लिख सकते हो कि ऐसे भी एक व्यक्ति था, वो एक्सरसाइज नहीं करता था, मोटा हो गया था, और उसके बाद में जब उसने एक्सरसाइज करने लगी तो वो ठीक हो गया। तो इसी को बढ़ा चढ़ा के लिखना है। लघु कथा क्या आपकी काल्पनिक होती है। लघु कथा हमेशा क्या होती है, काल्पनिक होती है। आपको उसको विचार करना है कि आप क्या लिख सकते हैं, वहां पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह की एक छोटी सी स्टोरी मैंने बनाई है, आप चाहे तो कुछ और भी ऐड उसमें कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 16 क्वेश्चन। तो देखो किस तरह से हम लिख सकते हैं। एक अमीर परिवार का एक युवक अपने मोटापे से बहुत परेशान था। उसका वजन था जो समय के साथ बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कई डॉक्टरों से इसका इलाज करवाया, लेकिन कोई नहीं था जो उसकी समस्याओं का समाधान कर सके। एक दिन एक व्यक्ति ने उसे सही तरीके से व्यायाम, यहाँ पे थोड़ा सा व्यायाम गलत लिखा गया है, यहाँ से इस तरह से लिख दीजिएगा, व्यायाम करने और संतुलित भोजन करने की सलाह दी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उस युवक ने संतुलित भोजन, हेल्दी लाइफस्टाइल और व्यायाम से अपना वजन कम कर लिया। सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। तो देखो बहुत ही आसान सी मैंने सिंपल शब्दों में, एकदम साफ साफ और सिंपल शब्दों में बनाई है। आप इसके अंदर कुछ भी ऐड ऑन कीजिए, कुछ इसके अंदर हटाना चाहते हैं तो कुछ लाइन हटा के कुछ नई ऐड ऑन कर दीजिए। हमें क्या है, सिर्फ उसके बारे में बताना है कि व्यायाम करना जरूरी था। तो वो हेल्दी था, वो व्यायाम नहीं कर रहा था इसलिए मोटा था, और हेल्दी नहीं था इसलिए उसको क्या कहा है कि व्यक्ति ने उसको सलाह दी। कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से मैंने एक शॉर्ट स्टोरी यहां बनाई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट इसके अथवा में कहा गया है, अगले महीने आपका जन्मदिन है। अपने मित्र को जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए लगभग 100 शब्दों में ईमेल लिखिए। आपको क्या लिखना है, ईमेल लिखनी है। तो इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है, ईमेल लिखनी है या फिर एक लघु कथा लिखनी है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो हम ईमेल किस तरह से लिखते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं प्रेषक फ्रॉम, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश यूज होगा क्योंकि ईमेल आईडी इंग्लिश में ही होती है। हमने यहाँ पे xyz@abc.com बना दिया, कुछ भी बना सकते हैं आप। ये जीमेल भी लिखना है तो लिख दीजिए, अदरवाइज प्रेषित POE@gmail.com, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। फिर प्रतिलिपि CC आपको लिखना है और HYJ@gmail.com। उसके बाद गोपनीय BCC होता है, ये तो फिक्स है, ये आपको याद ही कर लेना है। हर ईमेल में आप ये लिखेंगे WK@gmail.com। उसके बाद विषय क्या है, पार्टी का निमंत्रण, क्या देनी है, पार्टी देनी है ना, इसीलिए आपको नहीं उसको ईमेल कर रहे हो। उसके बाद अभिवादन, तो उसका नाम लिख दीजिएगा कि प्रिय राकेश। अब देखो अब क्या है, मुख्य विषय वस्तु लिखनी है। मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 10 फरवरी को मेरा जन्मदिन है। स्टार हॉल में जन्मदिन की पार्टी है जिसका समय रात 10 से 12 बजे तक है। आपको इस बर्थडे पार्टी में जरूर आना है। और उसके बाद मुकेश या जो भी नाम दिया जाए। तो देखो किस तरह से, थोड़ा सा आपको उसका पैटर्न समझ लीजिए। कुछ लाइन फिक्स है और यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट मैटर जो जरूरी है वो चीजें लिखनी है। लास्ट में आपको लिखना है कि आपको बर्थडे पार्टी में जरूर आना है और डियर मुकेश, या हस्ताक्षर जो होते हैं यहाँ पे साइन लिखा होता है वहां पे मुकेश। आप इसका यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा इसके अंदर देखो दिखाया गया है। ये जो बातें यहाँ पे दी गई है, ये वाली बातें लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें प्रेषक, प्रेषिती, प्रतिलिपि, गोपनीय, विश्व और अभिवादन, ये सारी चीजें आप याद कर लीजिए। XYZ वहां पे कुछ भी आप लिख सकते हैं। विषय आप उस समय आपको जो पता चलेगा ईमेल का वो विषय लिख देंगे, और नाम अगर दिया जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज ये लिख सकते हैं। उसके बाद उसकी विषय वस्तु लिखने की किस बारे में है। लास्ट में समापन लिखना है कि आप उसमें क्या चाहते हैं, और लास्ट में आपका नाम लिख देंगे जो भी दिया गया है, अदरवाइज कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अगर इसके अलावा भी आप निबंध भी चाहते हैं कि मैं निबंध का भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी इसमें ऐड कर दूंगी, नेक्स्ट बना दूंगी। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या कहा गया है। निबंध प्रतियोगिता के संदर्भ में अपने सहपाठी से बातचीत करते हुए 80 शब्दों का एक आकर्षक संवाद लिखिए। तो क्या है, एक निबंध प्रतियोगिता है, उसमें क्या करना है, अपने सहपाठी के साथ 80 शब्दों में बात। संवाद क्या होता है, जब दो लोगों की बात की जाती है, तो उसके बारे में आपको लिखना है कि दो आकर्षक संवाद, मतलब आकर्षक संवाद तो कि आप अच्छे से लाइन से यूज करें, लेकिन आपको संवाद लिखना है कि दो लोगों की बात हो रही है, दो मित्रों की बात हो रही है, किस तरह से बात करेंगे। तो आइए करते हैं इसको सोल्व।
तो देखिए हम इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मित्र का नाम नहीं लिखा गया तो हम मित्र 1 और मित्र 2 कर देते हैं। हम राम, रमेश कुछ भी कर सकते हैं। तो मित्र 1 ने क्या कहा, मोहन, जैसे मोहन तुमने विद्यालय में होने वाली निबंध प्रतियोगिता के बारे में सुना है? मित्र, हाँ श्याम, हमारी कक्षा अध्यापिका ने हमें इसके बारे में बताया है। मित्र 1, तुम इस प्रतियोगिता में भाग लोगे? मित्र 2 क्या कहता है, हाँ मैं जरूर भाग लूंगा, मुझे निबंध लिखना बहुत पसंद है। अब मित्र 1 क्या कहता है, मैं भी भाग लूंगा। अब इसके आगे देखो क्या कहा गया है, मित्र 2, हाँ ठीक है लिखवा देंगे, मैं भी भाग लूंगा, हाँ ठीक है लिखवा देना, इस बार हमें बहुत मजा आएगा भाई, मैं भी अपने अध्यापिका को नाम इसके अंदर लिखवा दूंगा। अब मित्र 1, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे विद्यालय में ऐसी प्रतियोगिता हो रही है। मित्र 2 क्या कहता है, कल हम दोनों जाकर नाम लिखवा देंगे। मित्र 1, हाँ ठीक है कल सुबह ही नाम लिखवा देंगे। तो इसमें आप कुछ और ऐड कर सकते हैं कि किस बारे में निबंध है, तुम कहाँ से पढ़ोगे। मैंने तो एकदम इजी शब्दों में साथ किया, जिससे कि क्या हो, संवाद भी हो जाए और आपको लर्न भी हो जाए। इसमें ये लिख सकते हो कि क्या निबंध है, तुम कौन सी किताब से पढ़ोगे, मुझे भी वो किताब दे देना, तुमने कहाँ से वो किताब ली, और इस निबंध में हम क्या लिख सकते हैं। इस तरह कोई भी आप टॉपिक ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और अपना जो आंसर है वो यहाँ पर कर संवाद जो है वो कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें सब की सब लाइंस दी गई हैं। तो लाइंस आप जरूरी नहीं है कि देखो कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, मैं नहीं चाहती कि आप एग्जाम में कॉपी पेस्ट करें। आपको क्या करना है, इनको समझना है, और इसमें सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ कि आपको जब एग्जाम आए तो आपको पता हो कि आपको वहां पे क्या क्या लिखना है। तो संवाद में आपको इस तरह से लिखना है, और अपना जो भी वो उसमें निबंध की जगह कुछ और दे सकते हैं, कोई किसी चीज की और बातचीत दे सकते हैं। तो आपको इस तरह से हाय हेलो, पहले तो 2-4 शब्दों में ये 2-4 लाइन्स इसी तरह से कर दीजिएगा। कम से कम आप कोई क्वेश्चन छोड़कर मत आइएगा, बस मेरा ये चाहती हूँ मैं। अब हम देखते हैं जो 17 क्वेश्चन का अथवा वाला भाग है। आपके विद्यालय में होने वाली खेल प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए 80 शब्दों में एक सूचना लिखनी है। आपको यहाँ पे क्या लिखनी है, सूचना लिखनी है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन से करने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको वो जो निबंध भी लिखवाना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और मेरे जो ये चैनल है इस पर सभी सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे। आप प्लीज देखिए, फुल वीडियो भी मिल जाएगा आपको, शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएगा। जैसे इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, इसका फुल वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्वोदय विद्यालय जनकपुरी, जो आपका स्कूल का नाम है आप वो लिखेंगे, नई दिल्ली। उसके बाद दिनांक, जिस तारीख को एग्जाम है उस तारीख की दिनांक लिखेंगे। अब किसके बारे में है, वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता। अब देखो जब यहाँ पे हम सूचना लिखते हैं तो उसको कॉलम बॉक्स में लिखते हैं। अब यहाँ पे मैं बॉक्स नहीं बना पाई, लेकिन आप जब लिखेंगे तो इस तरह का एक चारों तरफ क्या कर देना है, एक बॉक्स बना देना है, उसके अंदर आपको ये सूचना लिखनी है। आप सभी विद्यार्थियों को या सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय द्वारा इस वर्ष वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विद्यालय के सभी कक्षा के छात्र हिस्सा ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में कुल 25 तरह के खेलों को शामिल किया जाएगा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो बताना होगा ना कितने गेम है, तो बता दिया हमने 25 गेम है, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उसको प्राइज दिया जाएगा। उसके बाद देखो क्या कहा गया है, आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि जो छात्र इस वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपना नाम विद्यालय के शिक्षक, खेल शिक्षक के पास में यथाशीघ्र दर्ज कराएं। ज्यादा जानकारी के लिए खेल शिक्षक से संपर्क करें। और उसके बाद में जैसे मैंने यहाँ पे हरीश कुमार लिखा है, तो आप यहाँ पे हेड बॉय, हेड गर्ल या कोई भी नाम या अपना नाम भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर उस जो सूचना है उसमें लिखा गया है तो वहां से लिख सकते हैं, अदरवाइज आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। अगर आपको पूरा एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप पूरी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आप लाइनें कम भी कर सकते हैं, इसको और शॉर्ट कर सकते हैं कि हमारे स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता है, अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो आप उसमें भाग ले सकते हैं, और इसके शिक्षा जो खेल शिक्षक है उसको इन्फॉर्म कीजिए। शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा क्योंकि ईजी है ना इसलिए मैंने थोड़ा सा कर दिया। चाहे तो आप इसके अंदर से ये लाइन क्या है कम कर सकते हैं। तो जब आप ये लाइन कम कर देंगे तो देखो आपको और भी छोटा हो जाएगा, जिससे कि ईजी आपको सोल्व करना हो जाएगा। तो सभी सैंपल पेपर मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज।